शंकर और पार्वती जी अपने उनके सामने बैठे हुए सप्तर्षियों को मानवता के हर एक व्यक्ति के प्रश्नों के या समस्याओं के उत्तर ढूंढने के लिए मददगार साबित हो, इसलिए नाड़ी ग्रंथों का निर्माण करने का काम उन्होंने सप्तर्षियों के ऊपर सौंपा हुआ है। यहाँ आप साथ ही देख रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो 72 के आसपास ये अलग अलग महर्षि है जिन्होंने तमिल भाषा में इसका निर्माण किया हुआ है। हमारे आज के वक्ता हैं शशिकांत ओक जी। विंग कमांडर शशिकांत ओक जी तमिल भाषा में ताड़पत्र पर लिखे नाड़ी ग्रंथ भविष्य के शोधकर्ता हैं। शिवाजी महाराज के विभिन्न युद्धों पर मिलिट्री कमांडर की दृष्टि से वे स्लाइड शोज करते हैं तथा ऑटो राइटिंग, भूत योनि, संत चरित्र पर मराठी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में 125 से भी ज्यादा ई बुक्स आप प्रकाशित कर चुके हैं। धन्यवाद रुचि जी। और संगम टॉक्स के आज के जो दर्शक है उनको मेरा प्रणाम। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर जो बात कर रहा हूं वो हमारे भारतीय संस्कृति या भारतीय तत्वज्ञान का एक अनोखा दर्शन है, और ये करने वाले और कहने वाले हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन में आप शंकर और पार्वती जी अपने उनके सामने बैठे हुए सप्तर्षियों को मानवता के हर एक व्यक्ति के प्रश्नों के या समस्याओं के उत्तर ढूंढने के लिए मददगार साबित हो, इसलिए नाड़ी ग्रंथों का निर्माण करने का काम उन्होंने सप्तर्षियों के ऊपर सौंपा हुआ है। यहाँ आप साथ ही देख रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो 72 के आसपास ये अलग अलग महर्षि है जिन्होंने तमिल भाषा में इसका निर्माण किया हुआ है। तो आज का टॉपिक जो है वो अगस्त्य महर्षि के लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है। तो हम आगे चलते हैं। ये अगस्त्य महर्षि और भृगु और शुक्राचार्य, इन तीनों के नाम हम बहुत ही हमें पता है, क्योंकि अगस्त्य महर्षि का अगस्त्य नाड़ी ये तमिल भाषा में, और भृगु जी और शुक्र जी का संवाद के रूप में भृगु संहिता उत्तर भारत में बहुत लोगों को ज्यादातर प्रचलित और ज्यादातर पता है। हम महर्षि के बारे में बाद में जान लेंगे, क्योंकि अलग अलग मेरे अनुभवों में महर्षियों का अलग अलग रूप आपको दिखाई देगा। ये नाड़ी भविष्य है क्या? तमिल भाषा में, तमिल कूट लिपि में ताड़पत्र पर जो लिखा हुआ भविष्य है उसको नाड़ी भविष्य बोलते हैं। मैं इसके साथ ग्रंथ शब्द ऐड करता हूं, नाड़ी ग्रंथ भविष्य, अगस्त्य नाड़ी ग्रंथ भविष्य। तो ये ग्रंथ को मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये जो पैकेट्स है जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पैकेट एक तरह से वो पुस्तक ही है, ग्रंथ ही है। उस ग्रंथों के जो जैसे हमारे यहाँ पन्ने होते हैं, वैसे ये अंदर जो लीव्स है वो उनके पन्ने हैं, इसीलिए मैं नाड़ी ग्रंथ भविष्य ऐसे कहता हूँ। अब चलो, हम जैसे यहाँ ये मेरा टॉक होने के बाद बहुत लोगों को एकदम प्रेरणा होगी कि चलो हम नाड़ी भविष्य देखने के लिए सेंटर में चले जाते हैं। तो वो प्रोसीजर क्या होती है, जैसे आप सेंटर में पहुंच गए हो तो वहां पहले आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। पुरुषों के लिए राइट हैंड थंब इम्प्रेशन और लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का उपयोग किया जाता है, और एक कागज के ऊपर आपके ये इम्प्रेशन लिए जाते। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ के अंगूठे के ऊपर के सभी निशान ठीक ढंग से हो, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये अंगूठे का निशान लिया हुआ कागज, नाड़ी रीडर वहां बैठे हुए हैं, वो इस दूसरे अभी यहाँ देख रहे हैं उनकी लाइब्रेरी होती है, इस लाइब्रेरी में चले जाते हैं। और लाइब्रेरी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए हैं। तो आपके थंब इम्प्रेशन का जो ग्रुप है या उसका वर्णन है, उस वर्णन के साथ मिलता जुलता पैकेट वो ढूंढते हैं। तो वो अंदर बैठ करके वो पहले ढूंढेंगे, और उनको समझ लो कि 3 पैकेट्स उनको ऐसे मिले कि जो आपके थंब इम्प्रेशन ग्रुप के साथ जुलते हैं। तो वो 3 पैकेट लेकर के वो बाहर आ जाएंगे और यहाँ आपके सामने भी बैठ जाएंगे। ये है एक नाड़ी सेंटर का चित्र, जिसमें ये नाड़ी रीडर है
मैं यहाँ बैठा हूं और यहाँ है ट्रांसलेटर। ज्यादातर साउथ में आप चले जाएंगे तो वहां तमिल भाषी ही होने के कारण बहुत बार आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो अब जाकर के ये सेटअप में ये एक ताड़पत्र का एक एक पन्ना खोल करके उस पन्ने में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। समझ लो कि उनके उसमें लिखा है कि इस व्यक्ति के माता पिता जीवित नहीं है, ऐसे वो नाड़ी रीडर को पट्टी में देख करके पता चल रहा है। तो वो हमें पूछेगा कि क्या आपके माता पिताजी जीवित है, तो ये जो नाड़ी रीडर है वो पूछेगा ट्रांसलेटर के साथ, और ट्रांसलेटर मुझे पूछेगा कि क्या आपके माता पिता जीवित है। तो मुझे सिर्फ हाँ या ना कहना। नाड़ी भविष्य ढूंढने के लिए हमारा जो एक योगदान होता है वो सिर्फ हाँ या ना कहने का है। तो जब आप कहेंगे कि ना, तो हमें ये बात करने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं वो मेरे पिताजी नहीं है, वो नहीं, सिर्फ आपको हाँ या ना ही कहना। ये होने के बाद वो पट्टी छोड़ देते हैं क्योंकि उस पट्टी का वर्णन आपके वर्णन के साथ नहीं जुड़ रहा है। उसके बाद ऐसी पट्टियां आगे आगे चलते हैं, ना ये नहीं, मेरे पिताजी का नाम ये नहीं है, माताजी का ऐसे, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है क्या, बोलते नहीं, आपका 3 भाई और 2 बहनें नहीं। ऐसे करते करते एक पट्टी, तब तक ये एक जो पैकेट है वो खत्म हो जाता है, कभी कभी दूसरा भी खत्म हो जाता है, कभी कभी तीसरा भी खत्म हो जाता है। यानी तीसरे के आसपास आपको एक पट्टी ऐसी निकलती है कि जिसमें आपके बारे में जो वर्णन आपका है वो उस पट्टी में आना शुरू होता है। मैं मेरा ही उदाहरण देता हूं कि मेरी पट्टी में जब वो पट्टी निकली तो उसमें लिखा गया था कि तुम्हारे पिताजी का नाम जनार्दन है। मैंने बोला हाँ। मेरे माँ का नाम मंगला, हाँ। आपके पत्नी का नाम अलका, हाँ। मैं डिफेंस में हूँ, एयरफोर्स में हूँ, ये भी उसमें लिखा हुआ था। मैंने उसको बोला भाई रुको, मुझे बताओ जरा कि मैं डिफेंस और एयरफोर्स में हूँ, ये कैसे महर्षियों को पता चला। तो उन्होंने एक ऐसा वर्णन किया कि आप भी थोड़े से चकित हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट नौकरी में हो, उसमें देश की रक्षा करने के लिए। मैंने बोला हाँ वो भी ठीक है, लेकिन आर्मी नेवी एयरफोर्स उसमें क्या है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं और आपका जो डिफेंस सर्विस का जो वर्णन है वो ये है कि उसमें ऐसे वाहन हवा में तीव्र गति से उड़ते हैं। तो अभी तक तो इंडियन एयरलाइंस और इंडियन एयरफोर्स वो भी कॉमन होता है देखा जाए तो, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस की भी हवाई में चलते हवा में जाते हैं उनके। लेकिन जब आगे वाला जो सेंटेंस है ना, और स्पीड फायर ऑन द एनिमी, इंडियन एयरलाइंस के जो हवाई जहाज है वो एनिमी के ऊपर स्पीड फायर नहीं करते और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के ही करते हैं और डिफेंस के इसमें। इसीलिए स्पीटिंग फायर ऑन द एनिमी वाले जो हवाई के ये विमान है, उस विमान के इसमें वायुसेना में तुम काम कर रहे हो तो तुम एक हायर रैंक के ऑफिसर हो, ये सब उसमें बताया गया। अब मैं ना कैसे कहूं। और खैर वो बाद में वो कितने बच्चे हैं, क्या है, भाई बहन, ये सभी हो जाने के बाद आपकी स्टडी क्या है, तो मैंने वो एमकॉम किया हुआ है, तो आपको उसमें आ गया कि आप कॉमर्स इसमें आए हुए। और ये होने के बाद आपका अभी का जो प्रोफेशन है वो आप अभी रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद अभी आपने बीच में एयरफोर्स की नौकरी करने के बाद अभी एक एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आप थे। आई वॉज रजिस्ट्रार इन वन ऑफ द 2-3 कॉलेजेस हियर इन पुणे। उसके बाद आप अभी कुछ काम नहीं कर रहे, यहां तक मुझे ला करके खड़ा कर दिया कि मैंने बोला हाँ मैं फिर से रिटायर हो गया हूं। ये जब आप सुनेंगे आपके बारे में, जो आपकी जो विशेषताएं है आपकी पर्सनालिटी की, वो जब फिट हो जाएगी तो हम ही कहते अरे भाई रुको, आगे जाने की जरूरत नहीं, यही है ना, यही पट्टी है। ये पट्टी ढूंढने के बाद ये कहते हैं आपको तसल्ली है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ये इस पट्टी को हम नीचे रख देंगे। तो वो जब हम कहेंगे कि हाँ, तब जाकर के उस पट्टी में जो कूटलिपि में लिखा गया है उसको मॉडर्न तमिल में यहाँ लिखा जाता है और एक ऐसे नोटबुक बनाई जाती है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि ये एक नोटबुक का पन्ना मैंने यहाँ ऐसे लिखा है सैंपल के तौर पर। और शुरू के कवर के बाद ये जो है यहाँ प्लैनेटरी पोजीशन जो दिखाई दे रही है, ये ताड़पत्र से निकली हुई ये है। हमारे पास हमारे जो होते हैं ज्योतिषी या पंडित, उनके तरफ से बनाई गई ये
हॉरोस्कोप नहीं है, ये हॉरोस्कोप ताड़पत्र में लिख करके आई हुई है। वो कैसे आती है वो थोड़ा अभी पता चलेगा आपको। तो ये है एक प्रोसीजर, और ये होने के बाद आपको ये वही या नोटबुक और उसके साथ जो कैसेट, पुराने दिनों में कैसेट दिया करते थे, फिर में सीडी आ गई, और आजकल तो हमारे ही मोबाइल पर हम वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसके रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं जरूर करो, और फोटोग्राफ निकालना है तो जरूर ले लो। कभी कभी हमें उत्सुकता में हमें कहते हैं कि हमारे पट्टी का हमें फोटो दे दो, तो वो थोड़ा आप डिप्लोमेटिकली बात करेंगे तो वो भी मान जाएंगे और दिखा देंगे। मेरे जैसा एक व्यक्ति है ना, वो यहाँ तक ला करके रुकता नहीं है। वो क्या करता है वो आपको आगे वाले में दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ताड़पट्टी में मेरा नाम कहाँ लिखा है ये मुझे दिखाओ। तो उसमें उन्होंने बोला भाई ये ले लीजिए, ये है पट्टी आपकी, और आपकी पट्टी में यहाँ ये लिखा हुआ है ऐसे। तो मुझे ये देखने के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तमिल भाषियों को तमिल भाषा इसमें जो लिखा है पता नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या पता चलेगा। तो एक मैं सैंपल के तौर पर, एक मेरे मित्र है उदय मेहता जी, उनको ये ताड़पट्टी दी गई है, और उनका ये नाम उस पट्टी में कहाँ आता है, देखिए, नाम मधु उदय तान। उदय ये तुम्हारा, हिज नेम उदय है, ऐसे कर। तो ये है कंस्ट्रक्शन, और दैट वो चौथी लाइन में ऐसे लिखा हुआ है। वैसे ही जैसे आपके पट्टी में भी आपका नाम लिखा होगा, नहीं लिखा है कि लिखा है, ये आप ढूंढने की या चेकिंग करने की आपकी जवाबदारी है। आप जाइए, फोटोग्राफ निकाल करके जितने भी नाड़ी वाचक है, दूसरे नाड़ी वाचक से आप पता कर सकते, कंफर्मेशन कि भाई मेरा नाम सच में लिखा है कि नहीं। अब यहाँ मैं सिर्फ उनका उदय जी का नाम बता रहा हूँ, उसके आगे वाली लाइन में उनके पिताजी का नाम मदन लाल है, मिसेस का नाम है प्रीति, ये सभी उस माँ का नाम है प्रमीला, ये सब आया हुआ है। सिर्फ मैं आपको यहाँ एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए, और ये व्यक्ति का नाम उदय है, लेकिन उदय नाम का व्यक्ति सच में है कि नहीं, ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ आपको दिखाया है कि उदय जी का एक वीडियो है हमने बनवाया, तो इसका एक फोटोग्राफ है, और ये उनका अंदर ये फोटोग्राफ है, और यह इनकी एक कंट्रीब्यूशन है उदय मेहता जी की। और उनके उदय मेहता जी के सभी जो प्रोडक्ट्स है वो नाड़ी महर्षियों के नाम से ही है। और ये डॉक्टर विजय भटकर, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट और हमारे परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का काम करने वाले विजय भटकर, जो यहाँ एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है पूना में और अपने देश में, उनके हाथों एक वेबसाइट हमने यहाँ तैयार की थी। चलो हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं, और एक, हाँ, मेरा एक मित्र है ग्रुप कैप्टन राकेश नंदा, शायद वो आए भी होंगे, जैसे मेरे मित्र है कर्णिक सर, जो उनका चेहरा मैं देख रहा हूँ। तो ये राकेश नंदा मेरे मित्र है, और एक बार हम एक नाड़ी सेंटर में बैठे हुए थे, और क्योंकि हमारा मीटिंग और टॉपिक हमेशा नाड़ी भविष्य का होता है, इसलिए उसने बोला कि भाई सर आप नाड़ी सेंटर में ही हम मिलते हैं। तो एक नाड़ी सेंटर में बैठे हुए थे, और राकेश की वहां पट्टी ढूंढने की तैयारी और ढूंढनी जा रही थी। तो बीच में होते होते राकेश नंदा को ऐसे पूछा गया कि इस पट्टी में मुझे पता नहीं है कि एक 50 ऐसे करके एक ये आ रहा है वर्ड, तो इस 50 का क्या इंपॉर्टेंस है मुझे पता नहीं चल रहा है, ऐसे नाड़ी रीडर कह रहा है। तब जब ये 50 वर्ड उसने सुना राकेश नंदा, तो एकदम वो राकेश जी कुर्सी से खड़े हो गए। अरे कहा क्या बात कर रहे हैं आप, 50? तब उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, मेरे पेरेंट्स का 50वां जन्म मैरिज एनिवर्सरी आज है, और पट्टी में लिखा था कि आप आपके पिताजी आपके बहन का मैरिज एनिवर्सरी है, वो आज का दिन है। तो वो एक ऐसे भी एक कुछ ऐसे रेफरेंसेस आते हैं। तो ये अब ये होने के लिए ये रहते हैं जोधपुर में, आए हैं पूना में, और मुझे मिलने के लिए आने कारण है। उस कारण में से हम गलती से हम वहां पहुंच गए हैं नाड़ी सेंटर, हमने तय नहीं किया हुआ, बस मैं आया हूँ। तो इतना कोइंसिडेंटल ये है कि पट्टी आपकी निकलनी हो तो आप जयपुर से या जोधपुर से भी आ सकते हैं, और बहुत सारी बातें होती है। खैर चलो, मैं अभी इधर आपको ये इस जो है ना, ये मराठी में लिखा हुआ है, क्योंकि ये मराठी में काव्य किया गया है।
जब मैं कहता हूं कि नाड़ी भविष्य की पट्टियों में जो अभी आपने देखा श्लोक के रूप में वो दिखाई दे रहे थे, तो ये श्लोक का मतलब है वो काव्य है। ये इसका काव्य का क्या मतलब है और क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको मराठी में जो एक हमने बनवाया है, ये कैसा होता है ये आपको बताऊं ताकि आपको पैरेलली पता चले। नामधारी शशि, मेरा नाम शशिकांत है। कांत अलका का कांत है ना पति। मेरी माँ मंगलाचरणी, मंगल मेरी माँ का नाम, पुत्र जनार्दन का। ऐसे सततोद्योगी, मैं मेरा काम ही ऐसे चलता रहता है। उसमें मैं नाट्य सेवा में एयरफोर्स में जब था तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं तू नाटक वाला ही है तू, ये मेरी ये थी रेपुटेशन। उसके बाद मैं ये क्रॉसवर्ड पजल करने लगा, और ये क्रॉसवर्ड पजल हिंदी मराठी इंग्लिश में भी आते रहे। और मेरे ये पुस्तक महल करके जो है ना, उन्होंने मेरे 2 पुस्तक भी छापे हुए। तो सिर्फ मैं ऐसे क्रॉसवर्ड पजल में मैं मुझे दिलचस्पी थी। इस कूट, अब ये कूट यानी इस कूट का मेरा अभी आने वाला वर्णन है भानुदिनी। भानु मीन्स संडे। 31वां 31st इज माय बर्थ डे, बर्थ डेट। काढ़ा 50 एका, 50 में से एक कम करो यानी 49। मास 7 जुलाई, 7वें मास में 31 जुलाई 1949 में मेरा नाम मेरा रविवार को जन्म हुआ था। ये सभी इंफॉर्मेशन जो है ना ऐसी आती है नाड़ी पट्टी में। आपको सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, और आप पढ़ भी सकते हैं जिनको ये पढ़ना आता है, क्योंकि हम देवनागरी में जानने वाले ज्यादा लोग हैं। ऐसे लिखा होता है। अब आगे जाकर के तब मुझे मिलो कुलोत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र, मैं हमारे इसमें मैं सीनियर हूँ। उसके बाद मुझे 2 बहनें हैं। 2 बहनों की परिणीता यानी उनकी शादियां हुई है। तनय स्वजा, तनय यानी लड़का, स्वजा यानी बेटी। एक तनय एक बेटी मात्र, उतने ही है। आप गणित वाणिज्य शास्त्र ज्ञाता है, कॉमर्स। उसके आगे अभी जो हम कह रहे हैं कि ये होते होते आप विंग कमांडर के पद पर चढ़े हुए हो। शत्रु कंठा फोड़ण्यासाठी, डिफेंस में आप हैं जिसमें विमान का एक महत्व है। और ऐसे विमान के संदर्भ में है कि जो शूलत्रय, वायु संगे देश रक्षा। ये शूलत्रय जो है ना, हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो एम्ब्लेम है उसके ऊपर आप देखेंगे तो वो शूलत्रय यानी त्रिशूल वो है। वो अब पता नहीं, देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ आया है। ये ऐसे है। और ये व्यक्ति जो है प्रेम प्रेम स्वरूप दया निधे दे काव्य स्फूर्ति तोषवी काव्य पूजनी समाहृत चिट्ठी। जो वो लोगों को ये नाड़ी ग्रंथों के संदर्भ में जानने की इच्छा हो, उनके समाधान के लिए तुम इस जैसे अभी का ये टॉक है, इसके इसमें आपको हम तुम्हें दयानिधि यानी जो हमारे परम तत्व है वो हमें प्रेम रूप में मुझे ये इन्होंने एक शक्ति दान की है कि तुम इस नाड़ी ग्रंथों का काव्य पूजन यानी बातें करो उनके संदर्भ में। तो मेरे हाथों से जो काम हो रहा है वो पहले से ही तय था। ये मुझे पता नहीं था, होते होते आगे चला गया। बहुत सारे लोगों को एक ये भी होता है कि यार भाई ये तो है हिंदुओं का, अब शशिकांत राकेश ये सभी नाम हिंदुओं के, इसलिए तो हिंदुओं का होता। लेकिन महर्षियों के संदर्भ में पूरे दुनिया में जितने भी देश है, जितने भी राज्य है, जितने भाषा है, ये सब के लिए ये नाड़ी भविष्य ये है। अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट, ये यहाँ लिखा हुआ है। उसकी मारिया ये उसकी पहली पत्नी का नाम है, जर्सिया दूसरी का है। ये सभी देखिए, अब्राहम उसके पिताजी का नाम है और मार्गारेट ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे अभी वो उसके बारे में बात करनी है, लेकिन आपको दिखाया तो कि कैसे लिखा जाता है। तो ये आपके मन से वह हटा दीजिए। हमेशा एक संशय या शंका होती है कि क्या सच में व्यक्ति का नाम लिखा होता है कि नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता वो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन लिखा कैसे होता है यही है। खैर पैसे के बारे में मैंने तो बोल ही दिया कि रफली 1500 के आसपास या उससे थोड़े ज्यादा, क्योंकि जब आप दिल्ली मुंबई या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो उसका वहां का ये जो है रेंट ये और वो उसके हिसाब से
थोड़ा आगे पीछे भी होता रहता है। तो 1500 एंड अबव इज द चार्ज ऑफ एवरी कांडम। अलग अलग कांडम के जो होते हैं वो कभी कम ज्यादा होते हैं, ज्यादा है, रफली यू कैन से। अच्छा, मैं चलो अभी मैं एक थोड़ा सा टॉपिक से हट करके बात करना चाहता हूँ कि ये क्या चक्कर है, ये कौन है आदमी, और ये ट्रेन के सफर पे ये ऐसे सिर पर ट्रंक लेकर के और अपना बाकी वाला सामान होल्ड ऑन लेकर के क्या कर रहे हैं। सब लोग उनके तरफ हंस करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब, अब ट्रेन चल चल शुरू हुई, अब तो आप कम से कम इसको बोझ को आप नीचे तो रखो। तो ये कहते हैं कि भाई साहब, आपने नाड़ी भविष्य देखा है क्या? तो कहते हैं नहीं, क्या चक्कर क्या है, नाड़ी भविष्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब आप नाड़ी भविष्य देखेंगे तो आपको आपके पूर्व कर्मों का बोझ क्या था, क्या है, आपको अभी जो समस्याएं हो रही है उसका पूर्व कर्म से आप कैसे जुड़े हुए इसका पता चलता है। और उस पूर्व कर्मों का बोझ हाँ मैं सिर पर लेकर के जा रहा हूं, इसीलिए मैं ये बोझ नीचे नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरा बोझ है। ये ट्रेन के लिए मेरे सिर के ऊपर ही मुझे रहना है क्योंकि मुझे इसकी सहन करने की शिक्षा ये होनी चाहिए क्योंकि मेरे कर्म मुझे ही उसको मिटाने हैं। तो सब लोग हंसते हंसते ये सब पूछ रहे हैं। तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब, आपको लगता है कि आपके सिर पर बोझ नहीं है क्या? नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, जब आप नाड़ी भविष्य देखेंगे तो आपके पूर्व कर्मों का बोझ आपको पता चलेगा। आज भी अभी भी आपके सिर पर बहुत बड़े बड़े बोझ है, आपको सिर्फ वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि आपने नाड़ी भविष्य नहीं देखा हुआ है। तो ये एक सिंबॉलिक है कार्टून के तौर पर। और इसमें ये मुझे कहने वाली बात यह है कि शांति दीक्षा की क्या जरूरत है। जैसे हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अभी बता दे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि भाई अच्छा ये आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम का या इसका रोग का नाम ये है और ये ऐसे है। तो आप नाम सुनने के लिए नहीं गए, मुझे क्या हुआ है डॉक्टरी भाषा में उसका वर्णन मुझे सुनने के लिए मैं नहीं गया हूँ। मुझे क्योर होना है, मुझे यहाँ से मुझे आप दवाई दे दो और दवाई खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए मैं आया हूँ आपके पास। तो जैसे हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं वैसे ही हम हमारी जो जीवन की समस्या है उनको देखने के लिए, उसको सुलझाने के लिए हम नाड़ी भविष्य देख रहे हैं। तो जब कहा जाता है कि हाँ हम आपको एक औषध यानी एक ये दे रहे हैं, एक इसके ऊपर सॉल्यूशन, तो ये है दो पार्ट में। एक है विजिट टू टेम्पल्स और दूसरा है चैंटिंग ऑफ मंत्रा। ये है शांति, यानी 13 नंबर का कांड जो है वो शांति के बारे में यानी विजिट टू टेम्पल्स के बारे में बात करता है। और 13 नंबर का जो दीक्षा वो आपको एक मंत्र पढ़ने के लिए या जपने के लिए बोला जाता है। आप जब कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो नाड़ी सेंटर वाले आपके लिए वो नाड़ी ये उसका प्रबंध कर देते हैं, उसके लिए अलग से वो फीस लेते हैं। शांति ये जो अलग अलग मंदिरों में जो जाना पड़ता है, वो कभी कभी बताया जाता है कि आपके घर के आसपास नवग्रह मंदिर है वहां चले जाइए या इस शिव मंदिर में चले जाओ, वो महर्षि का आदेश है। कभी कभी ये बताया जाता है कि नहीं, आपको साउथ में जा करके गुरु का जो वहां मंदिर है वहां जाकर के वहां पूजा या अर्चना करनी है। तो इंस्ट्रक्शन जो दी गई है उसे बिल्कुल सटीक ढंग से जो आपको ये करनी है, ये अपेक्षित है ताकि आप साउथ में चले जाए, वो काम करके फिर वापस आ जाए। तो नवग्रहों के बहुत सारे मंदिर साउथ में कुंभकोणम या तंजावुर कुंभकोणम के आसपास है। और वैदीश्वरन कोइल नाम का एक गांव है, छोटा सा गांव है, वो हमारे ये हेडक्वार्टर ऑफ नाड़ी प्रेडिक्शंस ऐसे बताया जाता है। वहां भी एक मंगल ग्रह का एक मंदिर है। वहां मंगल के ग्रह के संदर्भ में जो परेशानियां है वहां जाकर के आपको वहां अर्चना पूजा करनी है। तो ये है कि क्या मुझे शांति दीक्षा करनी चाहिए, और चाहिए तो क्या करना चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, ये मैंने छोटे से रूप में आपको बता दिया। लोग सभी पूछते हैं कि या हमने तो नाड़ी भविष्य देखा, लेकिन उसमें जो बताया गया है वो सच में होता है क्या? क्योंकि हम किसी के पास चले जाते हैं तो यही हमारी कसौटी ये है कि क्या वो सच होता है कि नहीं होता है। तो मैं ये कहना नहीं चाहता कि सच में होता है कि हर एक के साथ होता है कि नहीं होता है। वो मैं आपको अलग अलग उदाहरण देकर के बताता हूँ कि लोगों के संदर्भ में क्या हुआ था। तो ये एक मेरे मित्र है, ये जो
एक बार दो व्यक्ति गए थे तांबरम के नाड़ी सेंटर में। तांबरम ये चेन्नई या मद्रास के पास का एक सबर्ब है। वहां उन्होंने नाड़ी भविष्य देखा और उस देखने के बाद उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति जिनके साथ वो आए थे, उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था और उसके कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और ये यहाँ हॉस्पिटल में आंखों का इलाज करने के लिए आए थे। वो उन्होंने लोगों ने बोल दिया कि भाई ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये नाड़ी भविष्य में लिखा था कि आप जाकर के शांति रक्षा करिए और इस तुम्हारे जो मित्र है उसको बोलो कि उसकी आंखें ठीक हो जाएगी। इतनी ठीक हो जाएगी कुछ साल के बाद वो भूल भी जाएगा कि वो अंधा था ऐसे। और खैर वो ऐसे ही वो सब हुआ। और ये जो व्यक्ति है जो अभी अंधा पहले था, उसको मैंने फोन करके पूछा, क्योंकि मैं तो रिसर्चर हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ कि किसी ने मुझे बोला कि आप अंधे हुए थे और ये वो थर्ड पार्टी नहीं, मुझे उस आदमी से बात करनी है जिसको वो जो अंधा हुआ था। तो उनके साथ मैंने बात की। मैंने कहा नमस्ते, ये आप चेन्नई गए थे क्या कुछ साल के पहले? नहीं, मैं तो नहीं गया था। नहीं, बोला मैं शंकर नेत्रालय का नाम लेने के बाद बोला हाँ हाँ सर मैं गया था। तो आप देख सकते हो उसने बोला नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब तो मेरी दृष्टि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो महर्षि कहते हैं उसके हर एक शब्द का एक अलग अलग महत्व होता है। वो कैसे है, एक क्लासिक केस है। और ये जो व्यक्ति है जो मुझे वो कहने के लिए, मुझे बताने के लिए कि सर ऐसा एक मिरेकल हुआ है, ये मुझे ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था तो मैं कहीं इधर कहीं उधर। कहता है उसने बाद में छोड़ दिया भाई ये तो साहब मिलने वाले नहीं है मुझे। और एक दिन मैं उनके घर में जाकर के पहुंच गया और तब जाकर के उन्हें अचरज हुआ कि जिस व्यक्ति को ढूंढने के लिए मैं इतना इधर उधर भाग रहा था, वो आज मेरे घर में अपने आप चले आए हुए हैं। ये भी एक महर्षि की एक मैं कहूँ ये है कि वो कैसे मिलाते हैं और कैसे एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ये जो दो वाले हैं ना नीचे, ये है एक मेरा मित्र है नवनाथ करके। ये नवनाथ को अपने महाराष्ट्र स्टेट के इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें जाने की बहुत इच्छा थी और वो एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे थे। तब उनको नाड़ी भविष्य देखने का सौभाग्य हुआ। तो महर्षि ने बोला भाई तू ये छोड़ दे, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये जो एग्जामिनेशन आप में स्टेट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का इसमें। तो वो थोड़े दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने बोला भाई तेरा काम ये नहीं है, तेरा काम है समाज के लिए सेवा करना। और बाद में जैसे महर्षियों ने बोला था, ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ना, ये रेनोवेटेड है। ये मंदिर एकदम ऐसी कंडीशन में था कि बस आज अभी गिरेगा और कल मिलेगा। ये शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की एक खासियत है कि वो उसको ठीक रखने के लिए उन्होंने बोला कि आप इनिशिएटिव ले लीजिए और उसके साथ ये रिकंस्ट्रक्ट करिए, रेनोवेट करिए। तो ये सब रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम मेरा जो मित्र है नवनाथ कुंभार करके, उनके नेतृत्व में हुआ। और ये सभी ये कोई कॉन्ट्रैक्टर इधर उधर के नहीं, ये सभी गांवकरियों ने किया हुआ मंदिर का निर्माण है। ये भी उसमें महर्षियों ने लिखा था कि ये तुम ही करोगे और तुम्हारा काम ये है। और ये होते हुए महर्षि ने बोला इस नाड़ी रीडर को कि मेरी तरफ से तुम इनको डोनेशन के रूप में 5,000 रुपए दे दो ताकि ये काम शुरू हो जाए। और बाद में 10 लाख ये नहीं, इधर से उधर से पता नहीं क्या से पैसे आना शुरू हो गए और पैसे भी, और ये मंदिर का निर्माण हो गया। इस मंदिर के पास ये शिव मंदिर जो एक जागृत शिव मंदिर है ऐसे बोला जाता है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ बाबुल के पेड़ के तने काट काट करके यहाँ एक ऐसा बिछाना छाया जाता है। और उस दिन जिस दिन वसु बारस यानी दिवाली के 12वें दिन में यहाँ एक यात्रा होती है। और इस यात्रा का एक वैशिष्ट्य यह है कि एक जगह से लोग दौड़ 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 करके आते हैं, जैसे लॉन्ग जंप के लिए जो आते हैं ना बाहर से, और एकदम इसके ऊपर छलांग मारते हैं। अब ये जो कांटे हैं वो कहीं भी आंख में चले जाए कि अब कांटों का क्या है, और इसके पीछा पर जंप मारते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो सब ठीक हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है, इसको बोलते हैं कांटे बारस। तो ये एक विशेषता है इस मंदिर के साथ, ये जुड़ा है कांटे बारस का महत्व। और ये इसीलिए नवनाथ को बोला गया भाई तेरा काम ये है, तू ये कर, ठीक है।
ये एक अद्भुत और अलग सा एक उत्तर है। अब ये जो है यहाँ एक हाथ में पट्टी लेकर के बैठा हुआ है व्यक्ति, वो हम गए थे प्राग यानी चेक रिपब्लिक में। वहां हमारा एक नाड़ी भविष्य का दूसरा सम्मेलन हुआ था जागतिक। तो उसमें एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था, उसको बोला गया भाई अंदर आ जाओ, तू तुम्हारी पट्टी निकालेंगे। तो पट्टी निकालने के बाद एक पट्टी ऐसी आई कि उसने बोला था कि देख, ये पैकेट जो है ना, ये पैकेट तू हाथ में रख। और हाथ में रखने के बाद तो फिर महर्षि ने बोला, भाई तुझे पता है क्या, मैं तुम्हारे लिए इस प्राग में आया हूं। तुम्हारे लिए ये मेरा जो ये तुम्हारे देश में, तुम्हारे चेक रिपब्लिक में यहाँ आया हूँ तुझे मिलने के लिए। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये बहुत सारे लोग आए थे, कम से कम 110 लोगों का नाड़ी भविष्य देखा गया वहां के फॉरेनर्स का। वो इंसिडेंटल है, रियलिटी में है कि मैं तुझे मिलने आया हूं, क्योंकि तू पूर्व जन्म में तू मेरा बच्चा यानी मेरा जो एक उनका अलग सा उनका एक विद्यार्थी थे, वो उनके शिष्य है, तू शिष्य, तुझे मिलने के लिए मैं गुरु अगस्त्य आया हूं। और इसीलिए तू ये पैकेट पकड़, ताकि तुझे एक तसल्ली और वो ये हो जाए कि हमारी जो मुझे और तुझे मिलना था इस रूप में और इस संदर्भ में वो सफल हो जाए। अब बाकियों के बारे में तो मैंने बात की, तो अब मैं मेरे संदर्भ में जो कुछ बातें हुई उसके साथ बताना चाहता हूँ। ये जो है ये जो लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं, ये है सिंधुपा नाम के तमिल भाषा में एक जो अलंकारिक रूप होता है काव्य का, उसमें है। उसकी विशेषता मैं जल्दी बताता हूँ। ये हर एक लाइन यानी एक श्लोक है, श्लोक के पहले लाइन में ये आ यानी अ, दूसरी लाइन उसकी जो है उसका पहला अ, ये दोनों एक ही होने चाहिए, अ आ ई ऐसे। और तीसरी और चौथी का वो भी जो अक्षर है वो समान होना चाहिए। तो ये अ, आज, अमृत, अनृत्य, मज और मुख, ये म में आ गया। क, व्य, व्य, शो, 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 श, दू, दूषण, यो, अगस्त्य, असावे, ऐसे करके एक ये कंडीशन है उसकी। दूसरी कंडीशन है कि इस श्लोक का लास्ट वाला जो वर्ड है वो आगे वाले इसमें पहला आना चाहिए अक्षर, उसको अंत आदि बोलते हैं। तो ये कथन, कथन, शोधुन, शोषण, ये आ गया मुख, मुख, ऐसे। तो ऐसे ये भी एक उसकी विशेषता है। और तीसरी विशेषता जो है वो बहुत ही कठिन है कि पहले लाइन का दूसरा अक्षर जो है वो, और वो तीसरे लाइन का दूसरा अक्षर यानी कि आज और मज, वो ज समान होने चाहिए। अब मैं आपको कहता हूं कि आप जरा मुझे बताइए कि आप आपका नाम पता है, पिताजी का नाम, माताजी का, सभी जो इसमें लिखा हुआ है, उसको इस काव्य के रूप में आप बना दीजिए। हिंदी जो भी आपकी भाषा हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें ये काव्य करके बताइए। और उसमें सभी आना चाहिए, जैसे मेरे संदर्भ में सभी लिख के आया था, माता का नाम, ये वो सब। ये इस काव्य के अलंकारिक रूप में बांधना, ये नाड़ी ग्रंथों की एक ऐसी खासियत है कि पूरी दुनिया में नहीं है। संस्कृत भाषा में भी इसको जो यमक बोलते हैं, हमारे संस्कृत में वो लास्ट वाला वर्ड या अक्षर आता है, यहाँ पहले में आता है। तो इसको सिंधुपा करके तमिल भाषा में कहा जाता है। और सभी नाड़ी भविष्य, कोई भी महर्षि हो, उनका जो लिखा हुआ नाड़ी भविष्य का कोई भी पत्ता हो, कोई भी कांडम हो, कोई भी हो, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सिंधुपा में ही है। ये भी एक खास विशेषता है। ये अब मैं मेरा संदर्भ में यहाँ क्या क्या आ गया मैं बताऊं। मैं एक जगह, मुझे महर्षि ने बोला था कि भाई तू जा वहां। यह कहाँ जाना है कि यहाँ महर्षि अगस्त्य ने रामायण के संदर्भ में जब हमें देखते हैं तो महर्षि अगस्त्य ने राम को बुलाया था कि मेरे आश्रम में आ जाओ। और वहां उन्होंने कुछ ऐसे शस्त्र विद्या का उनको दान किया। तो वो जगह है अकोले, यहाँ महाराष्ट्र में ही है, नासिक के पास। तो वहां
मुझे जाने के लिए बोला गया, तो वहां जहां अकोले में जा, और फिर मैंने वहां बैठ करके जब ध्यान किया, तो मुझे ये उत्स्फूर्त ऑटो राइटिंग आ गया है। मैं मुझे मैं कोई ऐसा नहीं कोई काव्य करता हूँ या ऐसे, लेकिन अपने आप ये जो आ गया, और जो लिख के आ गया वो सिंधुपा में है मराठी में, लेकिन वो सिंधुपा की वो अलंकारिक भाषा या रूप है, वो उसमें आया। ये है महर्षि अगस्त्य का मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है, या जो हम कहें, वो इसकी एक झलक। चलो मैं अभी आगे चलता हूँ। एक जगह है पापनासम करके, तो इसमें पट्टी में लिख के आया था, तू ऐसे कर, तू पापनासम में मुझे मिलने आ जा, वहां एक फॉल है, वहां फॉल में मैं तुम्हें मिलूंगा। तो अब वैसे हंसी आती है कि ये ऐसे कोई कहे कि भाई तुम्हें मिलने के लिए आ जाओ, तुम वहां आ जाओ, तुम्हें वहां मिलूंगा। तो खैर, मेरा तो श्रद्धा भाव इतना अत्यंत ज्यादा है, या कहते हैं मेरे श्रद्धा भाव ने मुझे वहां खींच लिया। वह पापनासम के वो पूरा ये फॉरेस्ट है, उसको अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जो भी हुआ। और मैं उस जहाँ पानी का वो था, झरना था, उस झरने के पास जाकर के बैठ गया। कुछ लोग थे इधर उधर, वो भी उसमें काम कर रहे थे, तो उनमें से मैंने किसी को बोला, भाई मेरा फोटो निकाल, इसीलिए आप मेरा चेहरा और ये फोटो आप देख रहे हैं। वो लोग तो चले गए, और फिर मैं वैसे देख रहा था कि अभी अगस्त्य महर्षि कब आएंगे, क्या कैसे होगा, हमें कैसे मिलना होगा। मैं सोच रहा था, तब तक ये एक आदमी आ गया, उसने बोला, भाई साहब मैं आपको ये मालिश कर सकता हूँ। अब मैं मॉलिश वाले इसमें कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं, तो लेकिन वो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया। मैंने बोला ठीक है कर यार, क्योंकि मुझे भी अभी अगस्त्य महर्षि की तो राह देखनी थी। और उसने मॉलिश करने के बाद तो अभी भी कोई नहीं आया, तो मैं चलो तब अब तो तेल सके वाला ऐसे इसमें करके, तो मैंने इसमें झरने के नीचे चला गया। वहां मैं आंखें वहां से छोटे करके देख रहा था कि पानी कैसे, कि वो आ गए क्या महर्षि। ऐसे कोई आया नहीं, महर्षि भी नहीं आए, कोई नहीं आया, ये लेकिन ये आदमी खड़ा था, और मैंने बोला ठीक है चलो, आप आपकी इच्छा होने तक आपका वो स्नान हो गया, तो चलते हैं। बाद में जाकर के ये आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मैंने उसको पैसे दे दिए, उसने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। और मेरा ये सामान जो है ना, वो लेकर के मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने यार अब तो हो गया, उसको पैसे दे दिए, मालिश मैंने करवा दिया। बाद में जाकर के जिस व्हीकल में मैं जा रहा था वापस जाने के लिए, उसको, क्योंकि मुझे तमिल नहीं आती, तो मैं सिर्फ वो हाथ कर रहा है, मैं जो थोड़ी-थोड़ी जो हम एक दूसरे से बात कर, तो ड्राइवर को मैंने बोला चल फटाफट भाग जा, चलते हैं। लेकिन उसके जेब में मैंने 500 रुपए की नोट ऐसे ही जल्दी डाल दी, और हम चले गए। हम आगे चले गए, और मैं पीछे देख करके देखता रहा कि तो वो आदमी था। ये नहीं कह रहा हूँ ये आदमी था नहीं, यानी वो अदृश्य नहीं हुआ, वो होगा, वो व्यक्ति के वो है। लेकिन अगस्त्य मुनि मेरे उसमें आकर के चले गए, तब मुझे अरे यार, वो आए, उन्होंने टच किया, उन्होंने बोला था मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा, वो उनका एक सेंटेंस है उसमें, वो हो गया। मुझे पता नहीं चला कि इस व्यक्ति के रूप में महर्षि ने मुझे दर्शन दिया था। दर्शन नहीं, मुझे मिले थे हाथ पकड़ करके, और जो रगड़ा है वो पॉलिश मैं कभी नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता ये मालिश वालिश, तो उन्हें कर दिया। और बहुत सारे मेरे मित्रों का कहना है कि सर, उसके बाद आपके जीवन में ऐसी समस्या परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने दिया जो मालिश है। और सच में ही छोटी-मोटी कुछ ये होते हैं, वो तो होता रहता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम में मुझे जीवन में नहीं आई है। तो ये महर्षि का ही वरदान है। तो महर्षि कौन से रूप में आपको मिलेंगे, पता नहीं चलता। हम तो ढूँढ रहे हैं यहाँ उधर कि कहाँ आएँगे, और उनका रूप वो लंबी दाढ़ी और हाथ में वो डंडा लेकर के, और वो ऐसे नहीं है। खैर चलो, ये है तीसरा, ये अगस्त्य महर्षि। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अगस्त्य, आज का जो टाइटल है ना, वो अगस्त्य महर्षि का लिए है। यहाँ ये आप देखेंगे ना, अगस्त्य मुनि की गुफा, ये अगस्त्य मुनि की गुफा है अजमेर के पास। यानी आप अजमेर से वहां चले जाओ पुष्कर, तो वहां एक पहाड़ियां आती है, उस पहाड़ियों में है। ये मुझे पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि अगस्त्य मुनि जैसे बड़े बड़े मुनि होंगे, वो तो हिमालय में ही होंगे। इसीलिए मैं पूना से दिल्ली, और दिल्ली से हरिद्वार जाकर के, एक मेरे मित्र है अमेरिका से आए हुए, वो जा रहे थे उत्तर काशी,
उनके साथ जा रहा था और सोचा चलो उनके साथ जाते-जाते मुझे पता चलेगा कि अगस्त्य मुनि की गुफा कहाँ है। वो कैंसल हो गया कार्यक्रम बैड वेदर की तरफ से, और वो मैं वापस आ रहा था तो मेरी ट्रेन बाय चांस अजमेर जा रही थी। मैंने तय कोई नहीं किया है, सिर्फ मैं एकदम मुझे याद आ गया कि अरे मुझे जाने के एक दिन पहले मुझे बोला गया था किसी ने कि अगस्त्य मुनि की गुफा कहाँ है, ऐसे मैंने किसी को पूछा तो उन्होंने बोला अरे वो तो पुष्कर के पास है। तो इतना ही मुझे याद था, और मैं वहां पुष्कर के वहां अजमेर के वहां पहुंचने के बाद अजमेर में जो रेलवे स्टेशन पर कोई मुझे देख नहीं रहा, बता रहा है कि यहाँ अगस्त्य मुनि की गुफा कहाँ है। और होते-होते मैं एक आदमी ने बोला हाँ मुझे पता है, तो वहां होते-होते इस गुफा में मैं पहुंच गया। अब मैं गुफा तो अभी दिखाई दे रही है, वो जैसे दरवाजा टाइप का है छोटा सा, और उसके अंदर ये गुफा है। ये अगस्त्य मुनि की गुफा है। अब जब मैं अंदर चला गया तो मुझे लगा मैं ही अकेला हूँ, किसी को क्या पता। तो ये देखिए एक व्यक्ति पहले से ही वो जहाँ बैठा हुआ है, और ये अगस्त्य महर्षि का वो फोटो भी आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ की एक और विशेषता ये है कि जब मैं यहाँ था गुफा में, तब व्हाट्सएप के ऊपर मैंने एक वैसे मैसेज भेजा था कि भाई अगस्त्य महर्षि का जो एक जप का एक सेंटेंस होता है वो मुझे जरा आप बताएंगे। तो मेरे ही ग्रुप के जो एक मित्र है सागर भावसार करके, उन्होंने उसको व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेज किया था, और वो व्हाट्सएप का मैसेज का वो घंटी आती है ना, टाइम टिंग करके वो आई, मैंने देखा तो वो मुझे जो महर्षि ने बोला गया था वो मंत्र यहाँ, तो मैंने यहाँ जप कर दिया। और मेरी तसल्ली हुई कि महर्षियों ने जो मुझे काम दिया है, जहाँ जहाँ जाने के लिए बोला गया है वहां मैं गया था। तो यह अगस्त्य महर्षि के एक अभूतपूर्व घटनाएं युग का एक समझ लो कि एक चेन ही है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं हिमालय में, और पहुंच जाता हूँ इस अगस्त्य गुफा में जो पुष्कर के पास है। चलो मैं अभी थोड़ा-सा डाइवर्ट करता हूँ टॉपिक, और ये है यूनिक नाड़ी रीडर्स कौन से। अब ये जो बैठे हुए हरे ड्रेस में, ये है शुक्र नहीं शुक, शुकाचार्य, शुक यानी पोपट यानी पैरट। तो इसीलिए वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, और उनके हाथ में आप देखिए ये जो एक डंडा है ना, ये छतरी का जैसे ऐसे ये है, उसको नागदंड बोलते हैं। इस नागदंड पर वो देख करके नाड़ी रीडिंग कर रहे हैं। अब ये एक ऐसी बात है कि वो उसके ऊपर विश्वास करना असंभव है, लेकिन वो है। ये इनके साथ वो ये जो अभी है, इसका रीडिंग का मेरे पास वीडियो भी है, और मैं उसमें बोला है कि शशिकांत तू आया हुआ है तुम्हारे लिए ये। तो ऐसी बात है। और बहुत सारी नाड़ी पट्टियों में नाम आता है मेरा, मैं उसका खुद साक्षी हूँ कि ऐसे कुछ लिखा हुआ है, किसी के लिए भी लिखा होगा। नहीं, मैं सामने जब बैठा हूँ तो मेरा शशिकांत करके नाम आता है। कभी शशिकांत आता है, कहीं मधुकांत आता है, ऐसे। ये दूसरा जो है ना, ये आप देखेंगे ये पैकेट्स के जो ताड़पत्र है वो 2 लोगों को हाथ में पकड़ने की इतने लंबे हैं। ये है हमारे एक बाबू स्वामी करके, नासिक में उनका सेंटर है, बहुत प्रगाढ़, और उसके विद्यावान बाबू स्वामी जी है। और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को ऐसे-ऐसे बातें बताई गई है, और ये सभी ताड़पट्टियाँ हैं। और उनको कैसी मिली, क्या मिली, ये इसके लिए क्या उनको श्रेय करना पड़ा, ये सब वो उनके ही मुख से सुनना एक अद्भुत बात है। तो ये 2 है, सैंपल के तौर पर मैं कर रहा हूँ, और मेरे साथ में जो है वो मेरी बहन है। तो मेरा मेरा भी सौभाग्य है कि मेरी बहन का भी एक विशेष योगदान है नाड़ी ग्रंथों के ऊपर, लेकिन वो बात फिर कभी। ये दूसरे जो है, ये है श्यामाचरण त्रिवेदी जी, ये है होशियारपुर में है, और ये भृगु संहिता के पाठक है। भृगु जिनको बोलते हैं भृगु वक्ता। तो ये भृगु वक्ता, इनके पास एक ऐसा पत्र है, उसको बोलते हैं अक्षय पत्र। नोट ये अपना ये होता है ना पोस्ट कार्ड से थोड़ा सा बड़ा वाला वो कार्ड जितना होगा उसका आकार, उस आकार में जितना ही लिखा आ जाएगा, वो 45 मिनट तक वो उसमें से पढ़ते रहते हैं। अब ये पता नहीं कैसे, और बाकियों को वैसे इतना ये पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। उसको बोलते हैं अक्षय पत्र। जैसे अक्षय पत्र यहाँ नॉर्थ में है, वैसे ही साउथ में काकभुजंडर जीवनाड़ी करके ये रमणी गुरु जी का एक आश्रम है, वहां भी अक्षय पत्र है। ये पत्र इनके पास जितनी पैकेट्स है उतनी पैकेट्स,
उसमें से आज तक, यानी कि उनके 60 साल से ज्यादा उनका ये पढ़ने का सिलसिला जारी है, हर दफा वो ऐसे खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके लिए थंब इम्प्रेशन वगैरह कोई की जरूरत नहीं, इधर भी आपको टेवा या कुंडली देने के लिए श्यामाचरण जी को कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप शुरू हो जाता है। ये इसीलिए इनकी दोनों की विशेषता है। ये काकभुजंडर महर्षि शायद हम नॉर्थ इंडियंस को ये तब पता चलेंगे कि जो रामायण की शुरुआत है ना, तो उसमें काकभुजंडर महर्षि बोल रहे हैं राम कथा, इस ये संदर्भ है। और वो रामचरितमानस, मानस यानी वो जो मानस सरोवर है उसके साथ बैठ करके ये सब चर्चा हो रही है, उसमें से रामचरित्र गाया जा रहा है। तो ये काकभुजंडर भी वहां बैठे हुए हैं, उनके कारण ही ये रामायण का निर्माण हुआ, ऐसी कहानी है। तो ये काक, हम भुजंडर साउथ में करते हैं, हम काक भुर्शुंडी कहते हैं। मित्रों, नाड़ी भविष्य के ऊपर मेरी श्रद्धा है, मेरी एक आस्था है, वो मेरा पर्सनल है। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले बहुत सारे लोग जो इंडोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो पाम लीफ के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो पाम लीफ इंडोलॉजी में तमिल भाषा में रिसर्च करते हैं, जो पाम लीफ तमिल में कूटलिपि में जो रिसर्च करते हैं, ऐसे रिसर्च करने वाले लोगों के लिए हमने एक डेटा बैंक बनाई है। इस डेटा बैंक में हमने, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, ये अभी ये दिखाई दे रहा है आपको, ये नोटबुक के पेजेस 1800 पेजेस हमने इकट्ठा किए हुए हैं और उसका स्कैन करके हमने ऐसे टाइप्ड वर्जन किया हुआ है। और ये प्रेजेंटेशन हमने एक डेटा बैंक प्रोजेक्ट के रूप में किया हुआ है। मेरी इच्छा है कि आने वाले समय में भले 10 साल, 50 साल, 100 साल के बाद भी किसी को इसके ऊपर इंडोलॉजिकल स्टडी करना हो, तो उनके लिए ये डेटा बैंक उनको मदद करेगी। और ये डेटा बैंक वैसे मुफ्त में है। शुरू में हम 100 सैंपल्स देंगे और जो रिसर्चर है उसको अच्छा लगता है कि हाँ मेरे काम की बात है, तो हम बाकी वाले सभी दे देंगे। तो ऐसे ये हमारी तरफ से, यानी नाड़ी लवर्स ग्रुप का ये हमारा काम है। और ये सब काम ये अभी देखते हैं, जहां जहां इंडोलॉजी के ऊपर काम चल रहा हो वहां हम ये मैं देना चाहता हूँ। मैं मेरा नाड़ी भविष्य देखने के लिए कहाँ जाऊं? तो ये इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने एक ऐप बनाया हुआ है। और खैर वो ऐप भी बहुत सारे लोगों को मिले ना मिले, लेकिन वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के बाद मैं उनको कहता हूं कि आप साउथ में मत जाओ, क्योंकि अभी 340 या 350 के आसपास नाड़ी सेंटर्स पूरे भारत में हैं। दिल्ली में है, जहां भी आप, वो तो आसाम की तरफ है, उत्तर उसमें अमृतसर से लेकर के नीचे तक है, यहाँ इस साइड में पूना, दिल्ली, ये सब जगह है। मेरा ये जो कोड है, इस कोड में आपको नाड़ी भविष्य के ऊपर बहुत सारी जो पुस्तकें हैं, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, ऐसे, तो वो इसमें से आप ले सकते हैं। और इसके लिए है मेरे ई बुक शॉपी करके। विंग कमांडर शशिकांत ओक जी ने मुझे जो मार्गदर्शन दिया है, मैं उनके पथों पे चल के ये सब मैं पा पाया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोगों को नाड़ी सेंटर अपने आप लेके गया। ऑल ओवर इंडिया आई हैड एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू विजिट ऑल द नाड़ी सेंटर्स। एंड सिंस जिज्ञासा थी तो मैं डिफरेंट टाइप के सब लोगों को लेके जाया करता था नाड़ी सेंटर। So I have only one question to ask. If somebody is sick, ailing with some ailments and all that, क्या उसका कोई इलाज के बारे में कुछ बता सकते हैं? Why I'm asking this question is because two of my course mates, एक तो ये one more you know him, other one is Jayakamudo Ramakrishnan. Correct. One is having dialysis problem, the other one is having prostate cancer. I have visited them and seen them. Unfortunately, they are suffering. तो हमने I don't know whether it has got any relation with this kind of. Sir, और दूसरी बात है कि बस अभी आपने भोज के बारे में वो जो कार्टून दिखाया ना, तो देखने के बाद मुझे थोड़ा घबराहट है कि अभी भी मेरे सर के ऊपर और क्या बोझ रह गया करके। बस ठीक है सर। रेफरेंस टू योर दैट द पर्सन दोज हु आर हैविंग एलिमेंट्स, उनके संदर्भ में उनके जो रिलेटिव्स है वो नाड़ी भविष्य देख करके उसमें से
रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। और होनमोडे सर को तो मैं पहले जानता हूँ और वो भी उनको मिल जाएगा और वो नाड़ी भविष्य के संदर्भ में भी वो जानते हैं। लेकिन वो एक समस्या ये भी है कि आपका पूर्व कर्म जैसा हो और नाड़ी भविष्य की पट्टी है जब हो तभी वो खुलता है। आप 10 बार चक्कर मारो वो नहीं मिलेगा। तो नाड़ी सेंटर के साथ वाला जो फ्लैट है जहाँ है वो आदमी नहीं देखने के लिए वहां जाता और वहां जापान से और इधर अमेरिका से लोग आते हैं नाड़ी भविष्य देखने के लिए। सो यू दोज हु आर डेस्टाइन्ड दे विल ओनली कम एंड गेट द रीडिंग। इसका ये उत्तर है। राइट। नमस्ते शशिकांत जी, आपसे पूछना था, सॉरी थोड़ा मिस हो गया आपका प्रेजेंटेशन एंड में, पर कौन सी जगह में जाके ये नाड़ी भविष्य का वो पट्टी करवा सकते हैं जरा? अच्छा ठीक है, समझ लो कि मैं आप यहाँ रहती है कि कलकत्ता में, तो कलकत्ता के नाड़ी सेंटर जितने हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको शेयर करूंगा। कोई दूसरा जो है वो कहीं बिहार का है तो उसको मैं पटना का दूंगा, रायपुर का दूंगा, अलग अलग जहां सेंटर्स है ना वहां के पते मैं दे देता हूँ। और महर्षियों के कथन के कारण मैं सबको 50 रुपए देने के लिए बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि महर्षि ने ही कहा है कि कोई भी चीज मुफ्त में मत देना। अब पैसे कितने लेने हैं वो हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन किसी को मुफ्त मत दे दो, नहीं तो उसकी एक जो है उसका ये कम हो जाता है महत्व। तो जो भी हो मेरे से संपर्क करने के बाद मैं आपको 3 नाड़ी सेंटर आसपास के जो है वो दे देता हूँ, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो बेसिकली शशिकांत जी, आपका कहना है कि बहुत सारे सेंटर्स हैं पूरे भारत में, अब सिर्फ तमिलनाडु या साउथ में कहीं एक पर्टिकुलर जगह जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जगह हैं जहां पर मिल सकता है। हरिओम, नमस्ते, मैं अक्षय पांडे। मुझे एक बात पे थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी थी कि महर्षि जी की सब पे कृपा है, जो लोग इस दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनके बारे में महर्षि जी ने पहले ही लिख के रखा हुआ है। जैसे कि अभी सनातन संस्था के जो लोग हैं, जो अभी हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनको पूरा मार्गदर्शन महर्षि जी कर रहे हैं। और सब नाड़ी पट्टी में ही लिखा है कि आप यहाँ जाइए, इस देवता को प्रार्थना कीजिए, ऐसा कीजिए। तो ये सब महर्षि की कृपा है, इसकी वजह से जल्द ही हिंदू राष्ट्र आएगा ऐसा लगता है। तो इसके बारे में मैं शशिकांत जी को भी पूछता हूँ कि आपकी क्या राय है और क्या आपके विचार है इसके बारे में? अक्षय जी, अच्छा हुआ आप सनातन संस्था के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उपस्थित है और आपकी जो पूज्य गुरु माता है अंजलि जी गाडगिल, और उन्होंने यही मेरे से हमारी बात हुई थी और अंजलि जी ने नाड़ी भविष्य देखना शुरू किया। और उसके बाद साउथ में एक बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है ओम उलगनाथन, जिनका अभी मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया क्योंकि वो उनका की स्पेशलिटी अलग है। तो ओम उलगनाथन के द्वारा लिखे गए उनके पास जीव नाड़ी है, उसके संदर्भ में संस्था के रूप में उलगनाथन जी पढ़ते हैं। और इस संस्था का एक की विशेषता यह है कि इतने ये समर्पित संस्था है, ये गोवा में उनका हेडक्वार्टर है और उनके लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं महर्षि। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में आया था, मैं सबके लेती रह गई और अपना प्रश्न भूल गई। शशिकांत जी, एक जस्ट इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानना चाहती थी कि ये किस समय लिखे गए ताड़पत्र, किस समय इनकी रचना हुई है? ये प्रश्न हमने महर्षि से ही पूछा था कि ये हमें, क्योंकि ये नाड़ी सेंटर वाले कहते हैं भाई साहब हमें पता नहीं है, आपको जितनी जानकारी मेरे पास भी है। तो महर्षि ने उनको बोला था कि ये तुम्हारे पास जो एक मशीन है ना, उसको हाथ में पकड़ो, हाँ, यानी कैलकुलेटर। और उस कैलकुलेटर के ऊपर उन्होंने एक गणित डाला और तब ये गणित होने के बाद वो उसका रफली 5600 के आसपास का उसका एक वर्णन आता है गणित के। इतने वो गणित था, इतने आपके क्या बोलते हैं पूर्णिमा, इतनी पूर्णिमा है, इतने इसमें ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करके वो कैलकुलेटर भी डालना था, इसका नहीं हो सकता। बाद में 5600 के आसपास की एक जो संख्या आई, तो उन्होंने बोला ये काम वहां तब से चल रहा है। जी। और आपका कहना है कि विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबके बारे में उन ताड़पत्र में लिखा हुआ है। सही। तो अगर हम अब आज की पॉपुलेशन देखें तो उस हिसाब से इतने ताड़पत्र हैं या
एक ही में कुछ ऐसे मतलब गुण रूप से लिखा है कि एक ही में 2-3 के आते हैं, या क्या है उसका स्टैटिस्टिक्स कैसे है उसका? खैर, जब मैं शुरू में था तो मैं बड़ा रैशनलिस्ट था और ये इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। मैंने ही बोला हुआ है कि मैं इन नाड़ी सब के सेंटर बंद करवा दूंगा। ये मेरा अप्रोच था। और तब जाकर के ये ऐसे जो प्रश्न है ना, ये सब कोल्ड रीडिंग बोलते हैं इसको, कि तुमसे ही निकाल करके तुम्हें बताई जा रही है बातें और तुम्हें लगता है कि अरे नाड़ी पट्टी से निकल रहा है ये, और इतने पूरी विश्व का जो है जनसंख्या कहाँ और आपके ताड़पट्टर कहाँ, ये कैसे मैच होगा? तो उसका उत्तर अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग संदर्भ में दिया है। उसका एक शॉर्ट में आंसर ये है कि जिन जिन के लिए महर्षियों ने लिखा है उनके लिए वो प्रेरणा करके आएंगे। भले जो जो होंगे, अभी समझ लो 750 के आसपास करोड़ लोग दुनिया में हैं, लेकिन जिन उनके लिए लिखा हुआ है। और ये जो आप कह रही है कि एक ही ताड़पट्टी है, आज मैंने एयरफोर्स में था तभी देखी और बाद में रिटायर होने के बाद वही पट्टी है, नहीं, वो अलग है, वो चली गई। एक जैसे एक कोई नदी है, उसके वो बह गई, वो पट्टी अभी आपको वापस नहीं आएगी हाथ में, जो पहले हुई थी। ये है विशेषता। हाँ, हेलो, नमस्ते। मैं भारवी अवधानी, नॉट भैरवी, भारवी अवधानी फ्रॉम पुणे। और शशिकांत जी नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आज एक रवि पुष्य योग है। नमस्ते। आज रवि पुष्य योग है। शायद रवि तुम हो और पुष्य नक्षत्र पुष्य मैं हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ तो लगता है। आज बहुत बढ़िया ये मीटिंग किया। मेरा एक सुझाव है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आज मैं बताता हूँ रवि पुष्य के योग के बारे में। आज तक तो मीनाक्षी देवी ने नाड़ी लिखा, ये सब कुछ था। अच्छा। लेकिन आज मेरे को कृपा महालक्ष्मी से कृपा मिली और महालक्ष्मी का नाड़ी अध्याय हो गए। अरे वाह! ये मैं पहली बार आज जिंदगी में देख चुका हूँ। किसके बारे में आज तो मिला है वो मेरे को मालूम नहीं। तो ये ऐसा हो गया, आज रवि पुष्य योग है। और आज तुम्हारा ये गूगल मीट मेरे को बहुत अच्छा लगा। शशिकांत जी, शशिकांत यानी चंद्र, और मेरा राशि भी चंद्र है। एक इधर तो संयोग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ शशिकांत जी की कभी ना कभी तो आज तुम्हारे गए जूने जमाने में सब लोग इकट्ठा हो गए नाड़ी अधिवेशन के लिए, और ये एक खंत है कि नया आने वाले जो सब कुछ लोग है नाड़ी में, तो ये इसके लिए शशिकांत जी आप भी कुछ तो कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरे मित्र है अवधानी जी, उनका भी एक स्लाइड में उनका निर्देश था, लेकिन समय के कमी के कारण मैंने उनका नाम नहीं लिया। इनकी एक विशेषता बताऊं कि महर्षि अगस्त्य ने उनको अपना पुत्र माना हुआ है और उनको बोला गया है कि कोई जी विवाह की समस्या हो तो अवधानी के पास चले जाना, और अवधानी तुम्हारा के द्वारा आया हुआ जो व्यक्ति है उसका मैं समस्या और उसकी शादी करवा दूंगा। ये प्रॉमिस है। और अवधानी है अपने खुद के ऊपर उन्होंने आपका ये काम ले लिया है कि मैं महर्षि का पुत्र होने के कारण जो लोगों की समस्या है दूर करने में मदद करता हूँ। बहुत बड़ी धन्यवाद। और जाने से पहले मैं ये कहूँ कि हमने एक नया पुस्तक बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। जो भी नाड़ी भविष्य जिन्होंने देखा हुआ है, तो उनके वो अनुभव या उनके की जो उनकी भावनाएं हैं नाड़ी महर्षियों के संदर्भ में, वो सब बता दे तो हम उसमें पुस्तक में ऐड कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी, और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद आज की वार्ता में जुड़ने के लिए। संगम टॉक्स की तरफ से आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।